हाय डियर स्टूडेंट, हम लोग लाइट का एक्सरसाइज 3 कर रहे थे, शीट मटेरियल का एक्सरसाइज 3 अपने स्टडी मटेरियल का, है ना। तो एक्सरसाइज 3 में हम लोग थे और वो पेज नंबर आई थिंक या कम टू पेज नंबर, इफ यू सी इट वुड बी फ्रॉम 189 to 191. Okay, I am just covering 189 to 191. Okay, so in this page number you had left with 20 more questions and among 20 questions I had taken some of the questions जो कि कुछ नए नए टाइप के हैं जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे 31, 33, 37, 39, 42, 47 एंड 48. ओके, ये पिछले बार भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल कर रहे थे और इसमें भी इतने सवाल करेंगे तो आई थिंक एक्सरसाइज 3 विल बी कंप्लीटेड नाउ, है ना। चलिए तो हम लोग प्रॉब्लम्स लेते हैं दोस्तों। बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है बट थोड़ा थोड़ा लॉजिक भी है जिसमें इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको लगाना पड़ेगा, है ना। दीज आर ऑल कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स। सपोज आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 31. सो इफ आई टेक क्वेश्चन नंबर 31, सो सी इन 31 says friends, a ray of light travels from an optically denser medium to rarer medium. The critical angle for the two media is C. The maximum possible deviation of the refracted light ray can be. This is mu1, this is mu2, and suppose this is denser medium, means mu1 is greater than mu2. Okay, and this is n, this is at critical angle C. Okay, and this is like this, pi by 2, है ना। ये तो इस केस के लिए पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल क्या है। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, ये रे ऐसे जा रहा था, मुड़ गया इतना, यही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या है भाई डिफ्लेक्शन, बताइए जरा। तो पाई बाई 2 में से अगर हम ये घटा दें और ये है कितना, तो इसके बराबर, तो पाई बाई 2 इस पूरे में से अगर ये घटा दे तो ये नहीं आ जाएगा, सिंपल, पाई बाई 2 माइनस सी, खत्म, है ना। कर लीजिए। इसके ग्राफ राफ्स भी होते हैं बट आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज दिस वन। सो आंसर वुड बी, आई थिंक दिस आंसर शुड बी 4. ओके, राइट इट डाउन। Okay, now see question number 33. See question number 33. So if you see question number 33, my friends, it is a ray of light is incident at the glass water interface at an angle I. Okay, I am just making it simultaneously. It is I think glass, no? Yeah, it is glass. Okay, and suppose its refractive index is mu g. Okay, and now this is water now, and the angle of incidence is I here for the given case, and this is like this given in the question. This figure is given in the question. This is R. Also आप पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से जान सकते हैं कि ये भी R ही होगा। ओके, और ये एयर है ना, तो ये वाटर है, मतलब ये म्यू डब्ल्यू है। म्यू डब्ल्यू वाटर जो है वो है आपका 4/3, इट इज़ गिवन एंड इट इज़ 1, है ना। ये एयर तो 1 ही होता है, तो ये तो डेंसर हो गया ना और ये रेयर हो गया, और इट इज़ गिवन लाइक दिस, यानी कि जो रे है वो इस पे चल रहा है, मतलब इसके लिए क्रिटिकल एंगल हो गया 5/2, है ना। सो दिस इज गिवन लाइक दिस। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू जी। आपको म्यू जी का वैल्यू जानना है, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू जी फॉर दिस गिवन सिनेरियो। ओके, no problem. Option is given, you can see option is 4/3 sin I, means you have to find it in terms of sin I, incidence angle. Anyway, so we can find it, simple है ये। आप यहाँ उठाइए, सबसे पहले आपको अगर बेसिक से चलना है तो बेसिक से चलिए। दिस इज, आप यहाँ से देखिए, म्यू जी इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आर। ये रिलेशन तो लिखना मैंने आपको कब बहुत पहले बताया है ना। सो म्यू डब्ल्यू इज हाउ मच माई फ्रेंड, साइन आई 4/3 इंटू साइन आर। ओके, अगर इसके जगह पे, क्योंकि म्यू जी जो है वो आई के टर्म्स में ही है, अगर इसका वैल्यू निकाल ले तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब दूसरे सरफेस पे आते हैं, दैट इज 4/3
into sin r is equal to 1 into sin 90. Here it is given 90. Sin 90 is 1, and you can see, my dear friend, sin r is nothing but it is 1, that is 3 by 4. Now just put the value to this equation. Suppose this is 1 and this is 2. है ना? Put 2 in 1. Put 2 in 1. So if you see, mu g into sin I is equal to 4 by 3 into 3 by 4. Getting cancelled, it is 1. So if you see, my dear friend, mu g is 1 by sin I. Okay, so you can find the option in the given 4 options. It is second. So for this question, option 2 will be correct answer. Okay, so in this way we can solve. This is very easy question. Okay, अब बस स्नेल्स लॉ लगाइए और आंसर पाइए. स्नेल्स लॉ लगाना है, आंसर आ जाना है. स्नेल्स लॉ किस पे? इन दोनों पे, बाउंड्रीज पे. ओके, सो कंप्लीटेड. ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 कम या अच्छा क्वेश्चन है ये. अब ऐसा नहीं कि अच्छा बोल दिया तो बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है. 37. हियर इट इज गिवन एन इक्विलेटरल प्रिज्म. इक्विलेटरल प्रिज्म का एंगल क्या होता है? दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल प्रिज्म. जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, ए आपको पता है कि 60 डिग्री होता है, ऑटोमेटिकली नोन है वो. इस केस में एन इक्विलेटरल प्रिज्म डेविएट्स अ रे थ्रू 40 डिग्री. मतलब आपको पता है ये ऐसा केस है, ये डेविएशन है डेल्टा, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया. डेल्टा इज गिवन टू बी 40 डिग्री, है ना. फॉर 2 एंगल्स, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए. और ऑब्वियस सी बात है, होना भी है. आपको पता है कि डेल्टा इज इक्वल टू नथिंग बट ई प्लस आई माइनस ए, मैंने पढ़ाया है. तो अगर आई के लिए ई होगा, मतलब इमरजेंस एंगल के लिए, अगर किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आई होता है, अगर आई उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो उसका इमरजेंस होगा ई. और अगर उसका इंसिडेंस एंगल ई होता है तो उसका इमरजेंस एंगल होगा आई. तो दोनों केस के लिए डेल्टा तो सेम ही होगा. तो हमेशा 2 इंसिडेंट वैल्यू के लिए, मतलब 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डेल्टा आता है. ये मैंने आपको पढ़ाया है ना. 2 सेम वैल्यूज के लिए डेल्टा सेम आता है ना. अब इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है. डेल्टा और आई के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ये है ना. ये होता है डेल्टा मिनिमम. और फिर यहाँ देखिए हर वैल्यूज के लिए, मतलब ये यहाँ तक होगा, हर 2 आई के लिए, ये देखिए ये आई और ये आई, मतलब सपोज करो ये कोई आई है, सपोज आई डैश और आई, ये दोनों आई के लिए डेल्टा सेम है. तो हमेशा 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो है डेल्टा सेम होता है. वो आप देख भी सकते हो ना. अगर एक का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो उसका इमरजेंस एंगल ई है, और यदि उसका इंसिडेंस एंगल ई के बराबर होगा तो उसका इमरजेंस एंगल आई के बराबर होगा. और इन दोनों केस में ए तो चेंज होने वाला है नहीं, और इन दोनों केस में डेल्टा सेम आने वाला है. तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेल्टा सेम आने वाला है ना. इसको ध्यान में रखें, है ना. और जब भी इसका सवाल आ जाए तो ज़्यादातर जो सवाल में जो फॉर्मूला यूज होता है वो मैंने आपको कराया है कि डेल्टा मिनिमम वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ए इंटू म्यू माइनस 1 वाला. ये भी मैंने आपको ये हम आपको बता चुके हैं. ये प्रॉपर्टी होता है एक प्रिज्म का, है ना. चलिए, तो जब हम इतना पढ़ चुके हैं और ये 40 डिग्री दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है 40 डिग्री फॉर 2 एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, जिस दोनों में डिफरेंस 20 डिग्री का है, यानी कि दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस में 20 डिग्री का डिफरेंस है. द पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस आर. पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो आपको निकालना है. तो देखते हैं. ये फॉर्मूला यदि याद है आपको तो लिखिए 40, ए की जगह 60 और म्यू माइनस 1. पहली बात है ये कुछ नहीं है तो 40/60 है, और ये 2/3 है, और ये म्यू माइनस 1. तो म्यू इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1, इट इज 5/3. तो म्यू का वैल्यू है 5/3. यहां आपको दिस वन है ना, ठीक है.
आ गया? ओके। अच्छा, दूसरा, अब देखो इसमें ना कहीं पे आई का टर्म्स नहीं है। आप यहाँ देखो, आई का टर्म्स अवेलेबल है क्या? नहीं सर, अवेलेबल तो नहीं है आई का टर्म्स। तो आई के टर्म्स वाला कोई डेल्टा है क्या? आंसर हाँ है, पहले वाला टर्म। कोई बात नहीं है, ये भी यूज हो सकता था म्यू निकालने के लिए, बट यहाँ म्यू नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा का जो फॉर्मूला वो है आई प्लस ई माइनस ए, ये तो यूज कर सकते हैं। देखते हैं, आई की जगह रखते हैं और ऑप्शंस में दिए हुए ऑप्शंस में से आप लीजिए, कोई भी एक ऑप्शन लीजिए। जैसे देखिए, आप पहले में देखिए तो 40-60 है, दूसरे में 50-30 है, तीसरे में 45-55 है और चौथे में 30-60 है। तो तीसरे में डिफरेंस है 10 का, चौथे में डिफरेंस है 30 का, बट दूसरे में डिफरेंस 20 का है और पहले वाले में डिफरेंस 20 का है। आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा ये, तो आप ऑप्शन से चेक करिए। डेल्टा अगर ये अगर 40 है तो ई अगर 60 आता है और ए तो 60 है ही, तो डेल्टा कितना आ गया? 40 आ तो गया। दूसरे केस में इसको पलट देते हैं, ये 60, ये 40 और ये -60, ओ फिर से 40 आ गया। ओ इसका मतलब 40 और 60 वाला सही है। पहली बात तो ये आ गया। अच्छा, तो मेरा ऑप्शन तो मिल गया, आंसर मिल गया। आंसर है ये 60 और 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। पहली बात तो ये। आप अगर दूसरा चेक करना चाहते हो तो वो भी चेक कर सकते हो। अगर आप दूसरा चेक करोगे, ये काम आएगा म्यू निकालने में, ठीक है ना, बट ये म्यू एक्चुअली पूछा नहीं है। म्यू पूछा होता तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते। देखिए, डेविएशन में 2 ही फॉर्मूला है जो काम का है, एक डेल्टा मिनिमम, कुछ ना मिले तो ये फॉर्मूला सबसे कामयाब फॉर्मूला है। और अगर आई के टर्म्स में बात करा है तो आई प्लस ई माइनस है। अगर मिनिमम डेविएशन का टर्म्स यूज कर दिया तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। अगर नहीं किया है, ठीक है, और क्वेश्चन में ए और म्यू दिया हुआ है तो भी यही समझेंगे, बट अगर डेल्टा के साथ आई का कोई रिलेशन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। ध्यान रखना है, यही 2 फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला ध्यान में रखना है प्रिज्म में, भाई कोई बात नहीं है। अगर हम दूसरे को चेक करते तो क्या आता है क्या? तो ये है 50 और दूसरा है 30 -60। देखो तो कितना आता है? तो 50, 30, 80 -60 20 डिग्री। नहीं, डेल्टा तो 40 डिग्री है, तो यानी कि ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, सो यू कैन सी हियर। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। है ना, कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में आता है, a ray of light falls on a transparent sphere with center at C as shown in figure. A ray emerges from the sphere parallel to line AB. The refractive index of the sphere is, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। सपोज दिस इज द स्फीयर, इट इज गिवन इन द फिगर, दिस इज सेंटर C, है ना। यहाँ पे ये दिया हुआ है 60 और इसका मान लो ये है म्यू, है ना। अब मान लो ये कहीं पे भी जाता है और इसको निकलना है ऐसे पैरेलल, ये तो बोल रहा है ये AB है, ये लाइन AB है, ये AB के पैरेलल हो जाता है, इसको मिलाते हैं यहाँ पे। होना तो ये चाहिए कि ये ऐसे निकल गया, ठीक है, और ये म्यू मुझे म्यू ही निकालना है एक्चुअली में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें इस फिगर को, तो रे तो ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे जाके ये एयर है, एयर से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगा तो ये रे ऐसे जा रहा था और यहाँ पे नॉर्मल ये है तो इट विल डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रे तो ऐसे जाना चाह रहा था बट ये मुड़ गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेयर से डेंसर में। अब निकल रहा है डेंसर से रेयर में, तो इसके लिए यहाँ पे नॉर्मल ये है ना। तो अब यहाँ से ये जा रहा था ऐसे, बट ये डेविएट कर गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट इसका कंडीशन मुझे पता है कि ये पैरेलल हो चुका है, ठीक है, मुझे यूज़ करना है सारी चीज़ों को। तो ये 60 डिग्री है और ये R है ना, ये भी R होगा। अब कौशल ये तो पता नहीं है मुझे, तो ये नहीं पता। आप देखिए यहाँ पे ये सर्कुलर है, स्फेरिकल है। अगर स्फेरिकल है तो ये रेडियस R है और ये भी रेडियस R है। ओके, तो सपोज दिस वन, ये दिस वन, ये है, ठीक है। सो दिस इज C, दिस इज R एंड दिस इज ऑल्सो R, ठीक है। ये रेडियस है, ये रेडियस R और ये रेडियस R, ठीक है।
तो अब देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं, ये आर और ये आर, ये है ना। अच्छा चलिए बात तो सही है सर आपकी। अब कहने का मतलब है कि तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अब ये 60 है और ये आर है और ये आर है ना। तो अब कहने का मतलब है कि और ये तो पैरेलल है, तो पैरेलल है तो मतलब जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, क्योंकि पैरेलल एंगल का कांसेप्ट दिस एंड दिस है ना। तो इफ इट इज x देन दिस मस्ट बी x। अच्छा x कितना होगा, तो दिस x इज जस्ट यू कैन सी x इज द exterior angle of triangle. Suppose this is A, suppose this is A, या सपोज करो ये AB है, इसको कर लो कुछ P C और इसको कर लो Q, इस पॉइंट को है ना, ऑफ ट्रायंगल P C Q, P C Q है ना, P C Q है ना। तो अब बताइए x क्या है। सो दिस इज बेसिकली द एक्सटीरियर एंगल। तो क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, समेशन ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, आपको पता है ये 2r के बराबर हो जाएगा है ना। तो दिस x इज इक्वल टू 2r, दिस x इज इक्वल टू 2r ओके। अच्छा सर x इज इक्वल टू 2r हो गया। अब इसका वैल्यू तो म्यू है, अब लगाना है आपको स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पे। According to Snell's law, this mu into sin r and that is equal to, अब देखो जरा, इसमें नॉर्मल क्या है ये वाला और रिफ्रैक्टेड रे कौन सा ये वाला, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 2r, ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है r। तो म्यू इंटू साइन r that is equal to 1 into sin 2r है ना। so this is mu into sin r is equal to sin 2r का मतलब क्या है 2 sin r into cos r। this is mu is equal to 2 cos r, mu is equal to 2 cos r है ना। this one पहली बात तो ये पता चल गया। अब अगर r का वैल्यू आ जाए तो मुझे म्यू का वैल्यू पता चल जाए। तो r के वैल्यू के लिए आप कहाँ लगाइए, इस पे। सो यहाँ क्या हो जाएगा, r पे अगर लगाए, अगर हम p पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन r है ना। तो बेटा साइन r है ना, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये आया है आपको म्यू इज इक्वल टू 2 cos r और यहाँ पे आ गया म्यू साइन r इज इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ये दोनों तो लिख लीजिए आप पहले है ना। अच्छा सर बात तो आपकी सही है। अच्छा तो अब जरा ध्यान से देखेंगे कि पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, मैं बताता हूं आपको। सिंपल है सवाल, कोई खास बात नहीं है। ये आई थिंक आपको पता होगा, ये साइन 2r होता है कुछ नहीं 2 इंटू साइन r इंटू कॉस r। रिकॉर्डिंग हो रहा है, आ रहा है शशांक सर को बोलो ना। हाँ अच्छा माता आता बैठो, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, साइन r का, अब जैसे यहाँ पे तो कॉस r है, मेरी बात ध्यान से सुने जो हम बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ हम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपको साइन r आ गया √3/2 म्यू। तो यहाँ से कॉस r क्या हो जाएगा 2 म्यू √4 म्यू स्क्वायर cos r इज इक्वल टू 2 म्यू, नहीं साइन इज इक्वल टू p/h ना, हाँ ठीक है p/h है ना। तो यहाँ हो जाएगा b/h, तो x तो हो जाएगा 2 म्यू और b क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा √ इसका स्क्वायर 4 म्यू स्क्वायर -3
ये हो जाएगा cos r का वैल्यू। अब इस cos r के वैल्यू को आपको वहां पुट करना है, मतलब C1 इफ इट इज 1 देन फ्रॉम 1 सपोज दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, है ना, मतलब इस रिलेशन से हम आपको वहां लेके गए। अब पुट 2 इन 1, ठीक है, जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस आर। कॉस कितना है 4 म्यू स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 म्यू। सो यहां से यहां ये कट जाएगा और ये हो जाएगा क्या, म्यू स्क्वायर, 1 मिनट, आई थिंक इट इज करेक्ट ना, या करेक्ट। सो इट बिकम म्यू स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 4 म्यू स्क्वायर माइनस 3। अब आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक से देखें, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। इट इज म्यू टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 म्यू स्क्वायर माइनस 3, है ना। सो इट इज म्यू टू द पावर 4 माइनस 4 म्यू स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें से म्यू स्क्वायर को मान लीजिए x, लेट म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x, है ना। तो यहां पे ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आपको तोड़ना आता होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो मल्टीप्लीकेशन क्या है 3x स्क्वायर और ये माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब इसको देखेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 और माइनस एक्स सॉरी माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 एंड 3। पहली बात तो ये, आप लिखते चलिए, अभी इसमें करना है कुछ। पहली बात तो ये आ गया। अच्छा, अब x को क्या माने थे, तो म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर का वैल्यू या तो 1 होगा या तो 3 होगा। अब अगर म्यू स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि 1 तो एयर का था, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर 3। तो दिस इज द आंसर बेसिकली, है ना। इतना प्रॉब्लम आपको करना पड़ेगा, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम था, मतलब कैलकुलेटिव प्रॉब्लम था, कोई अच्छा नहीं था, कैलकुलेटिव था, है ना। कर लीजिए इसको। ठीक है, सो दिस इज 39 एंड ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 42। 42 भी अच्छा सवाल है। 42 क्वेश्चन नंबर 42। तो 42, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 42। 42 में दिया हुआ है अ प्लानो कन्वेक्स लेंस, ग्लास लेंस। ये थोड़ा सा ना फिगर जो टेढ़ा दिया हुआ वो टेढ़ा नहीं है, एक्चुअली सीधा ही है वो, इसके लिए आप बिल्कुल ही परेशान मत हो। ये सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये लाइक दिस, ठीक है। और यहां पे ये ऑब्जेक्ट रखा है एंड दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज बी, ओके। सो इट इज गिवन लाइक दिस, अ प्लानो कन्वेक्स ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, दिस इज म्यू जी, ठीक है।
इज इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है, और दूसरे का फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, इट इज गिवन टू यू, है ना. व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ ए ऑफ अ पॉइंट ओ ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, मतलब ए का कितना वैल्यू होना चाहिए फ्रॉम द प्लानो कन्वेक्सनेस सो दैट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, मतलब जो बी का जो मतलब जो फाइनल इमेज जो बनेगा वो इसके मतलब बी के इंडिपेंडेंट हो, मतलब बी में उसका कोई काम ना हो. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ करें क्या, कोई खास बात नहीं है, मैं समझाता हूँ, समझे. अगर मान लीजिए ये अगर इसके फोकल लेंथ पे हो, सपोज करो दिस इज f2 एंड दिस इज f1, है ना. ये तो माइनस में होता है, आपको पता है, माइनस में ले लीजिए, f1 ये ऐसा, है ना, ये ऐसा. तो अगर ये जो भी आएगा निकाल लेंगे, अगर ये फोकल लेंथ पे है तो जाहिर सा बात है रेस जो है जाने के बाद पैरेलल हो जाएंगे. अगर ये a बराबर f1 हो जाए तो जो भी रे जाएगा वो पैरेलल जाएगा, है ना. अब उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा कि वो इतनी दूरी पे है या इतनी दूरी पे है. मतलब मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर पे है ना, और अगर ये 4 सेंटीमीटर पे हो जाए, ठीक है. अब ये देखिए मेरी बात सुनिए, ये इधर गया, अब ये क्या है, पैरेलल लाइन है, तो इसके लिए तो ये पैरेलल रेज है, तो पैरेलल रेज का फिगर कहाँ बनता है, कहाँ इमेज बनता है, ये तो ऐसे जाएगा और यहाँ, मतलब इधर से भी कोई आएगा तो ऐसे ही जाएगा. सो दिस इज बेसिकली f2, दिस इज बेसिकली f2, है ना, दिस इज f2. तो इमेज तो यहाँ बनना है, फाइनल इमेज, समझ आ रहा है. ओके अच्छा, अब यहाँ पे भी मान लीजिए अगर ये यहाँ पे हो, मतलब a बराबर f1 हो, तो ये भी तो इमेज तो वहीं पे बनाएगा, और ये भी जो इमेज है वो तो अपना इसी पे बनाएगा f2. तो अब चाहे b 4 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर, उससे हमको क्या लेना देना है, इमेज जो बनेगा इसके फोकल लेंथ पे बनेगा, है ना, उसमें अंतर तो कोई आने वाला है नहीं. मेरी बात ध्यान से सुने, या तो अगर ऐसा सीन है, सिनेरियो है, तो इसका इमेज कहाँ बनने वाला है, फोकल लेंथ पे, तो इसमें भी कहाँ बनेगा इमेज, इसके फोकल लेंथ पे ही तो बनेगा इमेज, है ना. यानी कि वो हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ बी, मतलब अब इसको कोई लेना देना नहीं है कि बी कितना भी हो, हमको उसका आवश्यकता, मतलब मेरे कैलकुलेशन में बी का कोई यूज नहीं है, और है क्या, मुझे उसका कोई यूज नहीं लेना पड़ा, बी तो कहीं भी नहीं आया, बी को मुझे जरूरत भी नहीं पड़ा, मैंने डायरेक्ट इमेजेस निकाला, है ना. तो आपको वही चीज निकालना था यहाँ पे. तो कहने का मतलब है कि व्हाट इज द क्लू बिहाइंड दिस, कि ए अगर f1 के बराबर हो जाए तो आपका ये जो मतलब फाइनल इमेज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ बी हो जाएगा, मतलब रिलेशन में बी का कोई काम नहीं रह जाएगा, है ना. तो अब f1 कितना है, यानी कि वो तो समझ में आया कि a बराबर f1 होना चाहिए ना. अब f1 है कितना, तो आपको पता है फ्रॉम द लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f1 इज नथिंग बट म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 इसके लिए, और माइनस 1 एक साइड तो इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी, ठीक है ना, और ये r1 इसका रेडियस तो उसी साइड होगा, दैट इज मीन्स इट इज पॉजिटिव, सो इट इज 1/f1, इट इज आई थिंक म्यू जी इज गिवन टू यू 3/2, या 3/2 माइनस 1 इंटू 1/r1 इज हाउ मच, r1 इज 10, है ना. सो इट इज 1/f1, इट इज 0.5 इंटू 1/10. So 0.5 is nothing but it is if you can see 0.5/10 it is 20. 1/f1 is equal to 1/20. So you can see my dear friend f1 is equal to 20 centimeter, है ना. So this a is nothing but 20 centimeter. It should be 20 centimeter. And from the option if you see, it is fourth option is 20 centimeter. So I think the logic behind this is clear to you. So the answer would be fourth. Yes. Okay, so question number 42 I think it is clear to you. आप थोड़ा प्रैक्टिस करें ऐसे सवालों पे, ठीक है, you will feel more comfortable. Now come to question number 47.
Question of 47. So 47, if you see, the convex lens has a focal length of f. It is cut into two parts along the dotted line as shown in the figure. The focal length of the each, अरे कोई खास बात नहीं है, सिंपल सवाल है। देखो प्रॉब्लम ये दिया हुआ है कि ये है आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये कट गया, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ, यानी कि इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ क्या होगा, मतलब ईच पार्ट, जो पार्ट निकलेगा वो कुछ ऐसा होगा। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, कोई खास बात थोड़ी ना। अच्छा ये दोनों, इसका फोकल लेंथ f था कॉम्बिनेशन का, तो मान लीजिए अच्छा दोनों तो इक्वल हाफ है, ठीक है। तो इसका मान लीजिए x होगा, इसका x होगा, और क्या होगा, ठीक है। अब अगर मान लो इन दोनों को कंबाइन में करेंगे तो इक्विवेलेंट पावर का यूज़ करेंगे। हमको पता है कि P इक्विवेलेंट इज नथिंग बट P1 प्लस P2। सो P इक्विवेलेंट इज 1/f एंड दैट इज 1/x प्लस 1/x, है ना। तो बस अब इसको निकाल लीजिए, 1/f इक्वल 2/x, सो x इज इक्वल टू 2f, है ना। इसको देख लीजिए, सिंपल है सवाल, ये खास नहीं है। Okay, so answer is 4th. Okay, now come to question. Okay, now dear student, come to question number 48. आप देखिए, आपके लिए नया टाइप का सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बट है थोड़ा नया टाइप का आपके लिए। अ कन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल है, सोन इन द फिगर। डिफरेंट मटेरियल है, मतलब पहले हम लोग करते थे ना कि यहाँ पे अगर ये है तो ये म्यू है पूरा मटेरियल, है ना। और अगर मान लीजिए ये ऐसा लाइक दिस, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगा। सिंपल, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, तो इसके लिए हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये एक ही मटेरियल का बना हुआ है। लेकिन अब ऐसा सवाल नहीं है, अब सवाल ये है, अब सवाल है ऐसा कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसमें 3 डिफरेंट मटेरियल है और ये फिगर दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, ठीक है, कुछ है और इसमें कुछ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट म्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मटेरियल अलग अलग है। अब आपको लेंस मेकर फॉर्मूला से आपको पता, देखो दोनों का रेडियस सेम है, इस सरफेस का रेडियस और इस सरफेस का रेडियस दोनों सेम है, उसमें कोई दिक्कत, खाली मटेरियल अलग अलग है। तो हमको पता है कि 1/f इज इक्वल टू नथिंग बट म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, मुझे ये पता है। अब जब ये चेंज करेगा तो एफ भी तो चेंज करेगा, है ना। अगर वो चेंज करेगा तो एफ भी तो चेंज करेगा। तो कहने का मतलब है कि फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, कितना इमेजेस फॉर्म होगा। तो कहने का मतलब इस एक लेंस के लिए कितने फोकल लेंथ हो गए, 3, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। म्यू का वैल्यू चेंज करते जाइए, उसके लिए एफ आता जाएगा। तो इसके लिए f1, f2, f3। तो मान लीजिए दिस इज f1, दिस इज f2, है ना, एंड सपोज दिस इज f3। तो 3 फोकल लेंथ हो गए। मान लीजिए कोई पैरेलल रेज आ रहा है, इधर से आया तो वो इधर चला गया। मान लो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। इधर से आया तो इधर चला गया। अगर वो इधर से पास किया तो वो इधर आ गया, और अगर कोई इधर आ गया तो इधर आ गया, है ना। और ये एक ही रे है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है। जो मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट से अगर ये बहुत दूर रखा हुआ है ये, तो जब रे आ रहे हैं तो पैरेलल रेज आ रहे हैं, तो पैरेलल रे पूरे पे पड़ेगा ना। देखिए मैं आपको बताऊं, पहले जब पड़ता था पैरेलल रेज, ये सब एक ही पॉइंट पे मिलता था, ये सब एक ही पॉइंट पे मिलता था। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ एक था। लेकिन यहाँ से जब पैरेलल रेज गुजरेंगे तो एक पॉइंट पे नहीं आएगा, कुछ इस पे जाएंगे, कुछ इस पे जाएंगे, कुछ इस पे जाएंगे। वो डिपेंड कर रहा है मटेरियल पे, है ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने, तो पहला इमेज ये, दूसरा इमेज ये, तीसरा इमेज ये। तो कहने का मतलब है कि जितने मटेरियल होंगे उतना ही इमेजेस बनेगा, है ना। यू कैन सी है।
और इस बात को याद भी रख ले तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, मतलब याद क्या कर लीजिए, इसको बना लीजिए, ठीक है। सो यू कैन सी द नंबर ऑफ इमेजेस 3 है। बड़ा सिंपल सवाल, बट पहली बार में लोगों को बड़ा टफ लगता है ये। सो इट्स ऑप्शन इज 2, ठीक है। एंड नाउ द लेफ्ट क्वेश्चन इज 49, 50 एंड 51। ये आप खुद से करिए क्योंकि मैंने इस टाइप के सवाल कराए हैं, और 50 और 51 थोड़ा बेसिक्स है, बुद्धि लगाइए, अप्लाई कीजिए, नहीं बनता है मेरे से फिर पूछिए ग्रुप में, ठीक है। तो आई थिंक एक्सरसाइज 3 इज कंप्लीटेड नाउ, है ना। अब कम टू एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में देखोगे दोस्तों तो आपके पास सिर्फ NTSC ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस वगैरह हैं जो आप खुद से बनाइए, और अगर प्रॉब्लम आता है तो विल डिस्कस इट इन क्लास, बट फर्स्ट ट्राई ऑन योर ओन, ठीक है। इसको खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 3 आई विल स्टार्ट ह्यूमन आई, बट इस पर भी आएंगे, पहले आप इसको ट्राई करिए अच्छे से, ठीक है। तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।